नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि फेस टू फेस के हर अंक में कोई ना कोई नई शख्सियत हमारी रियासत की या हमारे देश की होती है। आज भी इसी तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे जम्मू कश्मीर राज्य के ऑनरेबल स्पीकर साहब जनाब कविंदर गुप्ता साहब, और हम इनसे ये जानेंगे क्योंकि ये बड़े एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन हैं, पहले भी जम्मू के मेयर रहे हैं। इन्होंने बहुत ऐसे काम जम्मू वासियों के लिए किए हैं। हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके की एक्टिविटीज़ और किस तरीके की अपनी डेवलपमेंट जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कर रहे हैं और क्या क्या इनकी नई सोचें हैं, क्योंकि इन्होंने एक नया रुख स्मार्ट सिटी जो कहा जा रहा है आज की डेट में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को ऐसा रूप दिया है। आइए इनसे जानते हैं कि क्या क्या इनकी सोच है और क्या क्या अभी तक ये कर चुके हैं। जी कविंदर जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। कविंदर जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि जितने भी आज की डेट में आपके साथ जो आपके साथी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जीत के आए, उनमें सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्योंकि आप मेयर भी रहे इस जम्मू एरिया के, जम्मू विभाग के, तो आप इस समय गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए भी हैं, स्पीकर के साथ साथ आप एमएलए भी हैं। तो क्या आपने आज तक कौन कौन सी, आपको क्या लगा कि जब आप एमएलए बन के गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में आए, क्या क्या कटौतियाँ थी, उनमें से क्या क्या भरपाई हुई और क्या आपकी सोच है कि उसको हम आगे और भरपाई करें? आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ, जो लोग मुझसे पहले मेरे प्रेडिसेसर एक ढोल पीटते थे, जिनको विकास का बादशाह नाम दिया जाता था, विकास के नाम पर मुझे विरासत में टूटी हुई सड़कें, कोई भी ऐसा गांव नहीं था जिसमें कहीं विकास हुआ हो। इसके साथ ही बिजली का ढांचा जो पूरी तरह से ध्वस्त था। जी, आम आदमी को चाहिए होता है सड़क, बिजली, पानी, गली, सफाई, लेकिन इस तरह का जो सारा ढांचा था वो एक्टिव नहीं था। जी, सबसे पहले मैंने प्रयास किया कि यहाँ की जो गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी, एक मैं आपकी जानकारी के लिए कि सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है और 1,72,000 वोटर जी, इसमें हैं। तो इसमें ग्रामीण इलाका भी आता है, इसमें शहरी इलाका भी आता है। जीरा साहब से लेकर के बरमीनी, जाटा, सुंजवा, ये सारा इलाका इसमें आता है। तो सबसे पहले साल हमने सोचा कि लोगों को सबसे पहले सड़कें हैं जो वो मिलनी चाहिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण सड़कें गंगयाल में नेशनल हाईवे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के बीच में पड़ता है, जो हमने सड़कें बनाई उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। बबलियाना में हमने सड़क बनाई, उसके बाद गंगयाल क्षेत्र में हमने सड़कें बनाई। जीवन नगर से लेकर के मोरालियाँ तक वो सड़क का निर्माण हो चुका है। इसके साथ एयरपोर्ट रोड जो उसका एक तरफा काम हो चुका है, दूसरी तरफ हो रहा है। छठा, यहाँ पर यूनिवर्सिटी, जहाँ पर लोगों ने, जब मैंने सड़क बनाई तो कहा कि 45 साल से उन्होंने यहाँ पर कोई सड़क नाम की चीज नहीं देखी। आज गांधीनगर क्षेत्र पूरा, त्रिकुटा नगर, छन्नी की जो मेन 3 मतलब रोड कनेक्टिविटी आपने बड़ी पावरफुल की। मैंने लोगों को ये समझाया कि जब हम अपनी गली से निकलते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई 20 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर के लगभग होता है, लेकिन हमने फिर मेन रोड पर जाना है। इसलिए मेरी प्राथमिकता थी कि मेन रोड्स हमने बनाई। 136 करोड़ रुपया पिछले साल पूरी 37 कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए सैंक्शन हुआ था पूरे जम्मू प्रोविंस की, लेकिन उसका 1/3 पैसा मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए लाया, 43 करोड़। जी, और क्या आपका मानना है कि वो 43 करोड़ जो आपने लाया वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो गया? आज जिस प्रकार की सड़कें, जो क्वालिटी वर्क हो रहा है, आप उसको चेक करवा सकते हैं। और जो भी काम हो रहा है, लोगों की जानकारी के लिए, अगर 3 साल में अगर कोई वो सड़क खराब होती है तो कॉन्ट्रैक्टर उसके लिए जिम्मेवार है। जी कविंदर जी, इस टॉपिक में मैं अभी आ ही रहा था, क्योंकि पब्लिक जो आई थी, हमारे पास कई डेपुटेशंस ऐसी आई कि पुराने समय में भी कुछ काम हुए थे, लेकिन वो काम ये होता था कि एक बारिश का मौसम, एक मानसून का मौसम जाता था तो वो सारी चीज़ें खराब हो जाती थी, सारी रोड जो हैं खराब हो जाती थी। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा है कि मैंने जैसे आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्टर उसके लिए जिम्मेदार है। हम चाहते हैं कि क्वालिटी वर्क हो, वो हो रहा है। और दूसरा, इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ, क्या कॉन्ट्रैक्टर ही जिम्मेवार है या उसके साथ साथ जुड़े हुए लोग भी जो उसको टेंडर दे रहे हैं, या कुछ ऐसा उसमें भी सिस्टम में खराबी थी? वो सभी जवाबदेह हैं। भ्रष्टाचार का बोलबाला था। जो लोग 10-10, 15-15% कमीशन
खाते थे, ये शरेआम लोगों के बीच में प्रचार है। आज ईमानदारी का काम, मैं दावे के साथ कहता हूं, कोई उंगली उठा करके बताए कि हमारे एमएलए ने कभी किसी से पैसे की डिमांड की है या आज तक कहीं से कोई 50 पैसे भी लिए हैं। इसके लिए मैं, अगर कोई ऐसा कहता तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। और जो पैसा लगता है, मैं नहीं कहता कि 100% पैसा की यूटिलाइजेशन ठीक हो रही है, लेकिन पहले से काफ़ी फर्क पड़ा है, मतलब काफ़ी हद तक जो है सुधार हुआ है। जी कविंदर जी, एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, कई ऐसी चीज़ें कॉरपोरेट सेक्टर्स जो अपने गांधीनगर एरिया है, ये बड़ा मॉड एरिया माना गया है, तो यहाँ लाना चाहते हैं, तो उस बारे में आपका क्या मानना है? ऐसा है कि ऑलरेडी जो भी स्टेट बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिस हैं वो गांधीनगर क्षेत्र में ही पड़ते हैं जी, लेकिन सरकार के माध्यम से, सरकार की तरफ से उनको ऐसी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, तभी कोई बाहर का जो कॉरपोरेट सेक्टर यहाँ पर आएगा, यहाँ डेवलप होगा। चाहे वो इंडस्ट्री हो, इंडस्ट्री भी मेरे इलाके में गंग्याल पड़ता है, डिग्याना इंडस्ट्रियल एरिया पड़ता है। इसी प्रकार के जो कॉरपोरेट, बाहू प्लाजा एक बड़ी कॉरपोरेट एरिया है। इसी प्रकार से जो भी लोग आएंगे यहाँ से, BSNL ले लो, रिजर्व बैंक ले लो, या दूसरे सभी जो हैं इसी इलाके में हैं, विशेष करके आपकी जानकारी के लिए रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, ये ट्रांसपोर्ट नगर, ये सब्जी मंडी, फ्रूट मंडी, जो भी बड़े दायरे हैं वो सारे आपके एरिया। मतलब इन जगहों की डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए, एक नए तरीके से बन के नहीं आने चाहिए। जैसे कहा जाता है कि हमारा जो जम्मू का हवाई अड्डा है, उसका रनवे जो अप्रोप्रिएट होना चाहिए वो नहीं है। उसके लिए प्रयास चल रहा है, ये केंद्र सरकार की इसमें दखलंदाजी चाहिए। उसके लिए समय समय पर हम मीटिंग करते हैं। हमारे मेंबर पार्लियामेंट श्री जुगल किशोर शर्मा उसके चेयरमैन रहते हैं, मैं भी एज एक लेजिस्लेटर उनका मेंबर हूँ। समय समय पर जो मीटिंग होती है, इसको जो एक्सटेंशन की बात है, ये बड़ा जरूरी है। लेकिन कविंदर जी, आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि ये तो आपने जानकारी दी कि जुगल किशोर जी चेयरमैन है या सेंटर की इसमें मुकाबलत रहती है, लेकिन लोगों का ये मानना है कि यदि आज कविंदर जी यहाँ हैं तो तब नहीं बना तो फिर कभी नहीं बनेगा, ये उनका मानना है। तो आप क्या कहना चाहते हैं अपने दर्शकों को? मैं दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ, रेलवे के लिए पिछले दिनों सुरेश प्रभु आए थे, उन्होंने प्लेटफॉर्म्स के लिए, इसके एस्केलेटर के लिए नींव पत्थर शिलान्यास किया, और जल्द ही लोगों को एक बढ़िया रेलवे स्टेशन, जबकि 1974 से जब से ये स्टेशन बना है, ये उसके वही 3 प्लेटफॉर्म है। लेकिन आने वाले समय में, और मेरे समय में, मैं ये कहता हूँ हवाई अड्डा, और ये दूसरा आपने अभी देखा होगा हवाई अड्डे के बाद किस प्रकार से रेनोवेशन की गई, बिल्कुल की वहाँ की जो इंक्रोचमेंट थी उसको खत्म करके हमने कहीं ना कहीं उस पेड़ लगवाए हैं, उसका पैराफिट उसके साथ है, उसको बनाया है। तो शहर में जो हमारे यहाँ से आता है, कि खास करके टूरिस्ट जम्मू में बहुत आता है, वो यहाँ से एक मैसेज लेकर के जाए। आज वो बस स्टैंड का रूप देता है, लेकिन आने वाले समय में निश्चय ही एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन दोनों से सब अच्छा, मतलब काफी हद तक सुधार होगा। जी कविंदर जी, मानने वाली बात ये है कि जो आपने बताया कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये आने वाले समय में पूरे होंगे। जो प्रोजेक्ट्स आपके कनेक्टिविटी के अलावा अभी तक जो आप 2 सालों से सरकार हमारे राज्य की बनी है, ये बात अलग है कि बीच में सरकार में 6-8 महीने बीच में परेशानी भी रही और गैप भी रहा, तो लगभग कुल मिला के समय तो आपको डेवलपमेंट का 11-12 महीने ही मिला है। लेकिन इन 11-12 महीने में क्या आप अपने काम से सेटिस्फाइड हैं जो आप इस समय तक कर चुके हैं? ऐसा है कि मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं दिन में 18 घंटे काम करूं जी। उसके लिए नित्य प्रति मेरा टूर रहता है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के किसी न किसी इलाके में। और सबसे पहले मैं आपको जो सड़कों की बात कर रहा था, और मैंने प्राथमिकता दी कि जहाँ भी सड़कें बने वहाँ पर प्राथमिकता उसको दी कि यहाँ पर ड्रेनिंग सिस्टम ठीक होना चाहिए जी। आज भी देखो, अभी आप 2 दिन पहले अखबार में पढ़ा होगा कि हमने नई बस्ती और डिग्याना का इलाका, वहाँ पर लोगों के जितने भी ये दुकानों के बाहर खड़े बने थे, इंक्रोचमेंट थी, उसको उनकी सहमति से तोड़ा और उनको कहा कि हम आपको एक अच्छी व्यवस्था देने जा रहे। लोगों ने मेरा साथ दिया, तो आज वो सारा ड्रेनेज सिस्टम वो ठीक होने वाला है। मुझसे जो पहले लोग थे उन्होंने नालों पर इंक्रोचमेंट करके दुकानें बनवाई थी, आज उसके लिए बड़ी दिक्कत आ रही है। पिछली बरसात में आपकी जानकारी देना चाहता हूं कि हर जगह, चाहे वो नानक नगर हो, चाहे वो त्रिकुटा नगर हो, चाहे वो गंग्याल का एरिया हो, जहाँ जहाँ से नाले गुजरते हैं, तो वहाँ पर लोगों के घरों में बरसात के दिनों में पानी आ गया। आज हमने जहाँ भी कहीं इंक्रोचमेंट ऐसी कटौती थी, वो ठीक जिनको इंक्रोचमेंट थी, जहाँ पर हमने उसको बिल्कुल
सैनिटाइजेशन सिस्टम को ठीक किया। सैनिटाइजेशन सिस्टम को ठीक किया है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, पिछले एक साल में जो हमने 20 किलोमीटर नाले का ईरा के द्वारा प्रोजेक्ट लिया था, उसको हम काफ़ी हद तक कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब और आने वाले समय में लोगों को एक स्वच्छ वातावरण, जैसे कि मोदी जी ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान, हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरा, सुलभ, हमने लगभग मेरे आने के बाद 15 जगह सुलभ शुरू हुए हैं। आने वाले समय में एक अच्छे वातावरण वहाँ पर बने, इसके लिए हमारा प्रयास है। जी, मतलब आपका मानना यह है कि एक तो सफाई के मतलब इन चीज़ों की साथ साथ जो मतलब इम्प्लीमेंट हो रही है इम्प्रूवमेंट की तरफ, साथ में ही आपने हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी जो सपना है स्वच्छ भारत अभियान का, उस पर भी काफ़ी ध्यान दिया है। जी कविंदर जी, इसके साथ साथ मैं आपसे एक और अहम चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि आज के समय जो एक बहुत बड़ा विषय बना हुआ है, आज जो हमारी करेंसी, पुरानी करेंसी को बंद करके नई करेंसी को लाया गया है, और लोगों कहीं जगह अटपटा सा मतलब लोगों में है, कहीं अटपटाहट है, कहीं लोग कह रहे हैं अच्छा हुआ है। तो आपका मानना क्या है कि किस तरीके से लोग उसको अपने जहन में डालें? विजय जी, आपकी जानकारी के लिए, जो डिमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी नोट हुई है, नोटबंदी का जो काम हुआ है, वो एक बोल्ड स्टेप और ऐसा स्टेप है जो एक धैर्यवान व्यक्ति ही वो ले सकता है। और प्रधानमंत्री ने ये स्टेप लेकर के देश में जो काला धन है, जो काला बाजारी थी, उसको ख़त्म करने का प्रयास किया है। मैं आपकी जानकारी के ये कहना चाहता हूँ, कुछ चैनल इसको मैनिपुलेट करते होंगे, लेकिन जो लाइन में खड़ा व्यक्ति भी है, वो भी प्रधानमंत्री के इस जो मुद्दे को सराहता है। सिर्फ उन लोगों को तकलीफ है जिन्होंने काला धन इकट्ठा करने के लिए पूरे 60 वर्ष लगाए हैं, आज उनको बहुत बड़ी तकलीफ है। और वही उसी का परिणाम है कि विदाउट एनी इशू ये जो हमारे विपक्षी हैं वो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने जब यह निर्णय लिया तो अपने वित्त मंत्री को नहीं बताया, दूसरी तरफ कहते हैं कि इन्होंने बीजेपी वालों को, ऐसा कहीं हो सकता है? और प्रधानमंत्री के द्वारा जिस प्रकार से भी आज पूरा देश, मेरा तो ये भी कहना है, गीता में लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात मानव सजाम्यहम्। जब इस धरती पर पाप होता है, कोई अवतार जन्म लेता है, उसी अवतार के रूप में नरेंद्र मोदी आए हैं और आने वाले समय में मानव के रूप में आए हैं। आने वाले समय में इस देश का सुधार होने जो कि विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था, लेकिन इन लोगों ने उसको कंगाल बनाया। आज फिर से एक उम्मीद जुगी है, आने वाला जो समय है वो भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा, पूरे विश्व को एक दिशा देगा। जी, छोटे शब्दों में कहा जाए तो कहा गया है, आपका मानना यह है कि अब अच्छे दिन आने से कोई रोक नहीं सकता, जो मोदी जी का सपना है। और दूसरी ही उनका अपनी एक बात है कि उन्होंने कहा है कि ना तो मैं खाने दूंगा और ना खाऊंगा। तो इस बारे में मतलब आप कहते हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार होगा? बिल्कुल, पिछले 2 वर्षों में निश्चय ही इन बातों में चेंज आई है। आज किसी भी क्षेत्र में, चाहे अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, चाहे विदेशी हमारी फॉरेन पॉलिसी हो, सभी चीज़ों में एक चेंज आई है। लोगों को एक उम्मीद जगी है। मुझे लगता है आने वाला जो समय है वो भारत का समय है। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा। इसी के साथ साथ जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है, क्या कविंदर जी आप समझते हैं, आप एक इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी हैं, क्या समझते हैं कि इसी की बौखलाहट है जो अब इस समय इन्फिल्ट्रेशन का जो बोलबाला हो रहा है, कहीं ना कहीं से आए दिन, कभी अब पिछले दिनों में ही सांबा से और नगरोटा से हमारे जवान भी शहीद हो रहे हैं, और श्रीनगर भी काफ़ी बुखलाया हुआ था, लेकिन नोट की करेंसी से अब कुछ शांति दिख रही है। ऐसा है कि प्रधानमंत्री के इस स्टेप से बड़ी चीज़ों पर लगाम लगी है। जी, कश्मीर में जो ये जो अलगाववादियों का एक चल रहा था कैलेंडर, हाँ ऐसा चल रहा था, उसको कहीं ना कहीं जो पैसा देकर के काम करवाते थे और नौजवानों को गलत रास्ते पर ढालने के लिए, आज कश्मीर ने भी समझा है कि ये लोग हमें यूज़ कर रहे हैं। दूसरा, जो नशा पाकिस्तान से चल करके आता था, जिसकी स्मगलिंग होती थी, उस पर लगाम लगी है। और जो पैसे के माध्यम से नकली नोटों का जो व्यापार पाकिस्तान की तरफ से चलता था, उन सभी चीज़ों पर आज रोक लगी है। लेकिन प्रधानमंत्री हर रोज इसको मॉनिटर कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ दिक्कत आती है कि उनको समय भी दे रहे हैं, और लोगों को ये भी कह रहे हैं कि आप अपना जो
काला धन है। अगर आदमी गलती करता है तो उसको कहीं ना कहीं सुधारा जा सकता है 50% दे करके, या उसको पैसा देकर कि देश की अर्थव्यवस्था ठीक हो तो हर आदमी को कहीं ना कहीं मुझे राहत मिलेगी। मतलब आप ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टिविटी है उसी बौखलाहट की। जी कविंदर जी, ये तो बात रही हमारी मिलिटेंसी की, नोट करेंसी की। आपसे बातें करने के लिए तो बहुत समय चाहिए, लेकिन माफ़ी चाहेंगे कि समय की नज़ाकत को देखते हुए एक आखिरी प्रश्न आपसे ये पूछता हूँ कि आप सन ऑफ सॉइल है, और आज की डेट में ये, क्योंकि ये हर आदमी के लिए, हर लीडर के लिए, हर ब्यूरोक्रेट के लिए एक अहम मुद्दा है जो हमारी युवा पीढ़ी को आज नशे की ओर लेके जा रहा है। तो आप इस समय हमारी रियासत जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल स्पीकर हैं, तो किस तरीके से आप मानते हैं कि इस नशे पे रोक लगाया जाए ताकि हमारा यूथ, जो हमारा भविष्य है, वो खराब ना हो? मेरा ये कहना है, सबसे पहले कहीं ना कहीं हमारे जो संस्कारों में, जो घरों में संस्कार दिए जाते हैं, उसमें कमी आई थी। इसको हमें बिल्कुल बेस से देखना होगा कि आखिर कारण क्या है। दूसरा, मैंने कहा कि ये नोटबंदी से तो कमी आएगी, लेकिन उसके बावजूद जो नौजवान है उनको खेलों की तरफ बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हमारी प्रदेश में अभी ऐसा माहौल नहीं है। मैं अभी कहता हूं, जो जितने प्लेयर हमारे कोई ओलंपिक से जीत करके आते हैं, उनके लिए कोई पॉलिसी बननी चाहिए थी, लेकिन आज तक उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता। क्रिकेट के क्षेत्र में हो, हॉकी के क्षेत्र में, फुटबॉल के क्षेत्र में हो, इंडोर गेम्स के क्षेत्र में हो, जिस प्रकार से उनको सरकार की तरफ से, मैंने पिछले विधानसभा में कहा था, इसके लिए जल्दी से पॉलिसी बनाइए और नौजवानों को बढ़ावा दीजिए। नौजवान खेलों की ओर जाएगा। स्वस्थ जो तन होता है वो स्वस्थ मन का प्रतीक होता है। जी बिल्कुल। उससे मुझे दूसरा संस्कार हमारे माध्यम से योगा को बढ़ावा देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने जो इंट्रोड्यूस किया था, 189 कंट्रीज उसको अपना रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाकी मैं नौजवानों को ये भी कहना चाहता हूँ, इस राजनीति शब्द कितना गंदा शब्द हो गया था, कारण कि जो हमारे इससे पहले सरकारें थी, उन्होंने लूट मचा करके इस राजनेता शब्द एक गंदा हो गया था। आप राजनीति में आइए, अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तो ये राजनीति खुद अच्छी होगी। और नौजवानों को ये भी कहना चाहता हूँ कि इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, घर के लिए, सभी के लिए एक आप मॉडल बनिए। तो मुझे लगता है कि उन कहानियाँ जो हमारे वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, या शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, इनकी कहानियाँ कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे इतिहास में भी एक कमी रही, जो शिक्षा के क्षेत्र में इन चीज़ों को पढ़ाया जाना चाहिए था। एक परिवार का राज चलता रहा, वही उसी का परिणाम है कि हम कहीं ना कहीं हमारा नौजवान भटक रहा है। मतलब आपका मानना यह है कि इसको हमारी रियासत से नस्ते नाबूद करने के लिए कोई ना कोई सरकार को इमीडिएट स्टेप उठाना चाहिए। दूसरा, एक और बात कहना चाहता हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं पुलिस में बैठे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं, इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। उनकी स्क्रीनिंग की जानी चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, ताकि आइंदा इस प्रकार के जो ऑफिसर हैं उनको डेड वुड बना करके, या वो देश के लिए एक घातक सिद्ध होने वाले हैं, उन पर एक्शन, उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। जी बिल्कुल कविंदर जी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बातें तो बहुत है, लेकिन समय हमारे पास कम है। फिर कभी इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। दर्शकों, ये थे हमारे साथ ऑनरेबल स्पीकर ऑफ जम्मू कश्मीर श्री कविंदर गुप्ता जी, और हमने इनके विचारों को सुना। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में हमें ये बताया कि मैं कोई और मेरी पॉलिसी नहीं, सिंपल एक पॉलिसी है कि मुझे अपनी रियासत की, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की डेवलपमेंट चाहिए। जो लोगों ने मुझे चुन के लाया है, उन लोगों की नज़रों में मैं खरा उतरूं और जो डेवलपमेंट करूं, और वो एक फॉरएवर डेवलपमेंट हो। ये ना हो कि आज वो डेवलपमेंट हो और कुछ महीनों के बाद उसको फिर खराबी हो। लेकिन इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए, और जो पुरानी सरकार ने जो चीज़ें खराब की गई हैं, उन सबको अच्छा करने के लिए मैं वचनबद्ध हूं अपने लोगों के लिए। और इन्होंने ये भी कहा कि नशाखोरी के लिए माँ बाप भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं। माँ बाप को अपने बच्चे को, क्योंकि वो हमारी देश का, हमारी रियासत का मुस्तकबिल है, उन चीज़ों पे नकेल कसनी चाहिए माँ बाप को। दर्शकों, इसी के साथ आपसे विदाई लेंगे, फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।